हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम नागरिक जीवन का पार्ट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 है हमारा संविधान। तो यहाँ पर सबसे पहले अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। तो यहाँ पर जो है पहला है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, एच.बी. कॉम। तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप जो है पहले गोले को काला करेंगे। उसके बाद है मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 10, 8, 6, 5। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। तो यहाँ पर जो है इसे आप काला कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है संविधान सभा के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको संविधान सभा के बारे में बताना है। तो भारत का अपना संविधान बनाने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से चुने हुए कुल 389 सदस्य शामिल थे, ताकि हर क्षेत्र और समूह की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और संविधान के मसौदे को लिखने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया, जो इस कार्य की जटिलता और व्यापक परामर्श की आवश्यकता को दर्शाता है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, इसीलिए इस तिथि को हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया, जो आगे चलकर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस सभा में सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और एच.बी. कामत जैसे प्रमुख नेता भी सदस्य थे, जिससे विविध विचारों और हितों का प्रतिनिधित्व संभव हुआ। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य ऐसा लिखित और व्यापक संविधान बनाना था जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, नागरिकों के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्यों की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करे, ताकि नए भारत में कानून का राज और नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अभिप्राय है? तो पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय यह है कि राज्य किसी एक विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, अपने रीति रिवाजों का अनुसरण करने और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की स्वतंत्रता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत लोकतंत्रात्मक है क्योंकि यहाँ सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए नागरिक सरकार बनाने और बदलने में भाग लेते हैं। भारत गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है, इसीलिए सर्वोच्च पद वंश पर नहीं चुनाव पर आधारित है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं? तो मौलिक अधिकार नागरिकों को समान व्यवहार, स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण तथा न्याय के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करते हैं, जिससे गरिमामय जीवन संभव होता है। यदि इन अधिकारों का हनन हो तो उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार भी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे और जन्म स्थान, लिंग, जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। इसीलिए सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं में अवसर बराबर माने जाते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। उपाधियों का अंत यानी कि सेना अथवा विद्या संबंधी को छोड़कर किया गया है, यानी कि उपाधियों का अंत किया गया है, केवल सेना और विद्या संबंधी उपाधियां ही दी जा सकती हैं। और दुकानों, होटलों, सिनेमा घरों जैसी सार्वजनिक जगहों पर किसी को प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, जिससे हर व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन जी सके। उदाहरण 1 है, यदि 2 विद्यार्थी अलग अलग धर्म या जाति से हैं तो दोनों को एक ही सरकारी विद्यालय में प्रवेश पाने और समान सुविधाएं प्राप्त करने का समान अधिकार है। इसीलिए प्रबंधक किसी को धर्म
धर्म या जाति के आधार पर मना नहीं कर सकता। उदाहरण दूसरा है, सरकारी नौकरी के विज्ञापन में सभी पात्र नागरिकों को समान अवसर दिया जाता है और चयन योग्यता के आधार पर होता है, अतः किसी उम्मीदवार को केवल लिंग या जाति के कारण बाहर नहीं किया जा सकता। अब अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी हैं। तो नीति निर्देशक तत्व राज्य को ऐसी नीतियां बनाने के निर्देश देते हैं जो सामाजिक आर्थिक न्याय, समान मजदूरी, बाल विकास, पर्यावरण सुरक्षा, ग्राम पंचायतों की स्थापना और निःशुल्क कानूनी सहायता जैसे लक्ष्य पूरे करें। वे न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होते पर राज्य को जन कल्याणकारी शासन के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके हनन पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधी राहत ली जा सकती है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते, वे राज्य को नीतियां बनाने के लिए दिशा देते हैं पर उनके न लागू होने पर न्यायालय शरण नहीं देता। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका आंसर होगा, स्वतंत्रता के अधिकार में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता और इच्छा अनुसार कोई भी वैध व्यवसाय या रोजगार करने की स्वतंत्रता शामिल है। साथ ही दोष सिद्धि से संरक्षण, जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार, गिरफ्तारी पर अधिकार जैसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से जैसे संरक्षण भी शामिल हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि संविधान में दिए गए किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। तो पहला मौलिक कर्तव्य यह है कि प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करे, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सम्मान को मजबूत करता है। दूसरा मौलिक कर्तव्य यह है कि प्रत्येक नागरिक भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करे, जिससे देश की सुरक्षा और अखंडता बनी रहती है। उसके बाद इसके अतिरिक्त पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीवों की सुरक्षा तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना शामिल है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना भी एक कर्तव्य है, जिससे शिक्षा का अधिकार प्रभावी रूप से लागू हो और समाज जागरूक एवं सक्षम बन सके। नेक्स्ट है, हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार की संरचना, शक्तियों और सीमाओं को तय करता है। इसलिए शासन मनमानी से नहीं बल्कि नियमों के अनुसार चलता है और कानून का राज बना रहता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित कर लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को सुरक्षित करता है। संविधान चुनाव और जवाबदेही की वैध व्यवस्था देता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता व शक्तियों के संतुलन से अधिकारों की रक्षा करता है और आपातकाल जैसी स्थितियों में भी स्पष्ट नियम और सीमाएं तय करता है। संशोधन प्रक्रिया इसे समय के साथ सुधारने योग्य बनाती है, जैसे शिक्षा का अधिकार जोड़ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है, संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक की शरण में जा सकता है। किसकी शरण में? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की। अब अगला प्रश्न है, अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अधिकारों की सार्थकता तभी है जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते समय संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कर्तव्य है। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार मिलने के साथ माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर दें, जिससे नागरिक जागरूक और जिम्मेदार बने तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत हो। तो ये थे आपके लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.